ओके, अपना कॉन्सेप्ट है लेंज लॉ। और लेंज लॉ के बारे में आप बता सकते हो कि अगर आपने इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारी चीज़ें पढ़ी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या कहता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स EMI। EMI क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इन द सर्किट इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे सर्किट में क्या होता था, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सारी चीज़ें जनरेट होती थी। तो EMI अगर हम डिफाइन करते थे तो EMI में हम कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर प्रोड्यूस हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो आपको पता है कि चेंज इन फ्लक्स होगा। क्या होगा बेटा? चेंज इन फ्लक्स। और अगर चेंज इन फ्लक्स हुआ तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पर क्या जनरेट होता था, EMF। और इफ़ द सर्किट इज क्लोज्ड, इफ़ द सर्किट इज क्लोज्ड, और अगर सर्किट क्लोज मिला, सर्किट क्लोज मिला तो एक करंट प्रोड्यूस होता था, दैट करंट इज नॉन एज इंड्यूस करंट। उस करंट को आप क्या बोलते थे? इंड्यूस करंट। यानी दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करना, तो चेंज इन फ्लक्स आना। चेंज इन फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो EMF जनरेट हुआ, EMF जनरेट हुआ तो कौन सा करंट निकला? इंड्यूस करंट निकला। कौन सा करंट निकला? इंड्यूस करंट निकला। तो जो लेंज लॉ बताता है वो लेंज लॉ इनकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। फैराडे के, यानी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ होते हैं, एक होता है फैराडे लॉ और एक होता है लेंज लॉ। फैराडे लॉ के बारे में कह सकते हैं कि फैराडे लॉ ने क्या बताया था, इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड, कि कितना सर्किट में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा बताया था फैराडे ने। लेंज लॉ ने बताया था डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस EMF और किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लेंज लॉ उसी पे बेस्ड है। और लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन हम ये कर सकते हैं कि लेंज लॉ क्या है। अगर लेंज लॉ के बारे में बताएं तो वी कैन से दैट दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट सर्किट, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सर्किट में इस तरीके से होगी, इट वी कैन से दैट इट अपोज the change in magnetic flux. It oppose the change in magnetic flux. We can say that. मतलब आपको मैंने बताया था कि इंड्यूस करंट को कौन प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करंट को कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया, लेकिन लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस इंड्यूस करंट को मैग्नेटिक फ्लक्स ने प्रोड्यूस किया, यानी जिस मैग्नेटिक फ्लक्स ने किसको प्रोड्यूस किया? इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया, और उसी को अपोज कौन करेगा? उसी का अपोज कौन करेगा? यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ने इसको प्रोड्यूस किया और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का अपोज कौन करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम, जैसे सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को हम सर्किट के पास, यानी कि फिर कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। किसके पास लेके जा रहे हैं? कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। तो जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मैग्नेट अगर कॉइल के पास जा रही है तो आपको पता है इससे क्या रिप्रेजेंट होगी, यहाँ से क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास गई
तो क्या जनरेट होगा, फ्लक्स, फ्लक्स होगा तो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ होगा तो करंट होगा, ठीक है। लेकिन इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हुआ, ये पास आ रही, सपोज अभी हम कंडीशन ले रहे हैं किसकी, पास आने की, ये पास आया तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। मतलब जस्ट लाइक जैसे ये पास आ रही है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरीके से हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट कैसी हो जाएगी, अपोजिट। लेकिन अगर यही मैग्नेट दूर जाने लगे, जैसे सपोज ये मैग्नेट दूर जा रही है, तो फिर क्या करेगा, इंड्यूस करंट उसी के साथ वेरी करेगा, उसी के साथ क्या करेगा, उसी के साथ वेरी करेगा। मतलब अगर पास आ रही है तो उस डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे। मतलब ये जिस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो किसकी वजह से आ रहा है, मैग्नेट को पास लाने पर। किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेट को पास लाने पर। अगर मैग्नेट को पास लाने पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इंड्यूस करंट इसके पास आने का अपोज करेगा। अगर दूर जा रही है तो फिर दूर जाने का भी अपोज, मतलब अगर दूर जा रही है तो फिर दूर जाने का भी अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब इंड्यूस करंट का मतलब क्या आ रहा है, ना वो कह रहा है कि हम तुम्हें दूर जाने देंगे, ना हम तुम्हें पास आने देंगे। तो ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन हो जाता है किसका, लेंज लॉ का। अगर आपसे कोई लेंज लॉ पूछे तो वी कैन से दैट दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट is such that in the circuit it oppose the change in magnetic flux. Yeah, you can also say that it oppose the cause, it oppose the cause by which induced current produce. यानी सिंपल टर्म में अगर हम बोले तो ये एक सिंपल लाइन कह सकते हैं कि इट अपोज द कॉज बाय विच इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। कॉज का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में, तो आप किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू विल एक्सप्लेन। मतलब एक्सप्लेन क्या करोगे, जैसे एक मतलब कॉइल ले ली, एक गैल्वेनोमीटर ले लिया, एक बार मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट को आप उसके पास लेके गए, तो जब पास लेके गए तो आप यहाँ पर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे जस्ट इसके अपोजिट दिखा देंगे। जब ये दूर लेके जाएंगे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उसके साथ दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन करते हैं, और आपको मैंने लेंज लॉ बता दिया। ये लेंज लॉ किस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कितने लॉ हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कितने लॉ हो जाएंगे, 2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के यानी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वी कैन से दैट देयर आर 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कितने लॉ हो गए, 2। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला लॉ क्या है, अगर पहले लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो पहला लॉ आपका क्या हो जाएगा, फैराडेज लॉ। दूसरा लॉ आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, लेंज लॉ, जो अभी मैंने बताया। फैराडे लॉ हो गया और दूसरा क्या हो गया, लेंज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे लॉ ने क्या बताया कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में प्रोड्यूस होगा, या कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर्किट में। और सेकेंड लॉ ने क्या बताया, बताओ सेकेंड लॉ ने क्या बताया, वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देयर आर 2 लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन इज फैराडे, वन इज लेंज लॉ। फैराडे ने ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया, और लेंज लॉ ने क्या बता दिया, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। लेंज लॉ ने क्या बता दिया, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बता दिया। नेक्स्ट, ओके, जैसे अब हमें जैसे फैराडे लॉ के बारे में बताया कि फैराडे लॉ होता क्या है, तो फैराडे लॉ ने क्या बताया कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्लेन करें तो वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is always equal to magnitude of induced EMF। बात समझ में आई कि ये
अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया था कि ये लॉ इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। कौन? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ किसके बारे में बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो क्या बताएगा कि मतलब कितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसके बारे में देखें तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है कि द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसको लिखो तो कैसे लिखोगे? सपोज ये हो गया फ्लक्स, दैट इज 5e, क्या हो गया यहाँ पर? फ्लक्स। ये हो गया आपका चेंज, ये क्या हो गया? चेंज। और यहाँ पर रेट लिखो तो डेल्टा टी, और किसके इक्वल होगा? अभी जस्ट बताया मैंने बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी E इज इक्वल टू डेल्टा 5e अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको लिखना चाहो तो डेल्टा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, d5b ओवर dt, d5b ओवर dt, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप सपोज मैग्नीट्यूड को हटा दो, मैग्नीट्यूड को मान लो आपने हटा दिया, तो आपको पता है कि लेंज लॉ अभी जस्ट आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ थे, एक था आपका कौन सा? फैराडे लॉ, और एक आपका कौन सा था? लेंज लॉ। फैराडे ने ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया और लेंज लॉ ने उसके डायरेक्शन के बारे में बताया। तो सपोज अगर हमने मैग्नीट्यूड हटा दिया तो यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा? माइनस, क्योंकि आपको पता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं वो उसी की डायरेक्शन का अपोज करते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर आप डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं इफ द नंबर ऑफ टर्न in the coil is n, number of turn in the coil is n, then we can write here E is equal to minus n delta phi b अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वी कैन राइट हियर बेटा n d phi b ओवर डी टी। इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला आ गया, बताओ, माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी, ये किसका फार्मूला है? इंड्यूस ईएमएफ का। यानी इससे हमें फैराडे लॉ ने किसके बारे में बता दिया? इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। यहाँ हम आपको दो फार्मूले और बताएंगे, और वो दो फार्मूले, एक कितना इंड्यूज करंट प्रोड्यूस होगा और एक यहाँ पर कितना इंड्यूज चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर हम दो कॉन्सेप्ट और बताएं आपको, और दो फार्मूले और बताएं। एक फार्मूला है आपका इंड्यूज करंट का, तो इंड्यूज करंट अगर आप निकालने को सोच रहे हो तो आप I इज इक्वल टू, जैसे आप V अपॉन आर लिखते थे, तो क्या I इज इक्वल टू E अपॉन आर नहीं लिख सकते? बोलो, I इज इक्वल टू E अपॉन आर लिख सकते हैं, और E की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यानी अगर यहाँ से रखना चाहें तो I इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी इंटू आर, ये हो गया इंड्यूज करंट। क्लियर बेटा? ये क्या हो गया? इंड्यूज करंट। हमने फार्मूला लगा दिया I इज इक्वल टू E अपॉन आर। क्लियर है? अगर यहीं पर मान लो आपसे इंड्यूज चार्ज भी पूछ दिया जाए कि हाउ मच चार्ज इज इंड्यूस्ड, अगर करंट इंड्यूज हो रहा है तो इसका मतलब चार्ज भी इंड्यूज हुआ होगा। जैसे ईएमएफ अभी आपने जस्ट पढ़ा कि E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी होता है। इंड्यूज करंट आपको I इज इक्वल टू जैसे V अपॉन आर किया करते थे, यहाँ पर हम I इज इक्वल टू E अपॉन आर कर सकते हैं, तो हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब इंड्यूज चार्ज अगर पढ़ना है आपको, तो इंड्यूज चार्ज के बारे में आप क्या कह सकते हो बेटा? इंड्यूज चार्ज के बारे में आप ये कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है, और जो इंड्यूज चार्ज होगा एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स I इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, I इंटू डेल्टा टी। और I की वैल्यू जस्ट अभी आपने फाइंड की है, यहाँ पर अगर हम रखें तो देखो क्या होगा? एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म हो गया, तो हमारा जो फार्मूला बचा वो क्या हुआ बेटा? एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा डेल्टा आर अपॉन आर। ये फार्मूला किसका हो गया? इंड्यूज चार्ज का। ये फार्मूला किसका हो गया? इंड्यूज करंट का। ये फार्मूला किसका हो गया? इंड्यूज ईएमएफ का। ये फार्मूला किसका हो गया? इंड्यूज, मेरे में फोन आ गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया इंड्यूज ईएमएफ का। तो चार्ज
ईएमएफ और करंट। यहीं अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि इससे रिलेटेड आपको दिया गया है एक इक्वेशन दैट इज 5b इज इक्वल टू यहाँ पर 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 देन फाइंड EMF एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक इक्वेशन आपको गिवन है और वो इक्वेशन क्या है, 5b इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। और अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, EMF फाइंड करो, EMF फाइंड करो। अगर सिंपल टर्म में कहा जाए आपको EMF सर्किट का कैसे मिलता है, अगर आप मैथमेटिकली देखें आपको सर्किट का EMF कैसे मिलता है, जस्ट आप उसका डिफरेंशिएट कर दो, किसका, फ्लक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपको सिंपल टर्म में EMF के बारे में जानना है तो आप सिंपल टर्म में ये कह सकते हो कि आप फ्लक्स का डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है फ्लक्स तो गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर, फ्लक्स गिवन है और फ्लक्स का डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी फाई बी ओवर डी टी। अगर डी फाई बी ओवर डी टी आपको पता है तो आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा। जैसे मैं 6t का करूँगा तो 6t स्क्वायर का करूँगा तो 12t, 4t का कितना होगा 4 और 2 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मान लो कितने सेकेंड पे कहा है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो 0 सेकेंड पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12 की जगह 12 t इंटू 0 प्लस 4 प्लस 0, यानी ये 0 हो गया तो ये कितना आ गया 4 और EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो 4 वोल्ट इसका आंसर हो गया। तो मतलब अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा रहा है तो हमें जस्ट उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, मतलब बिल्कुल सिंपल से। और लास्ट में हम टाइम की जो भी टाइम दिया जाए उसकी हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो आई थिंक जो फैराडे ने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF होता है, उसको हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF कितना होता है, तो मैंने बता दिया E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन आपको बता रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन जो लेंज लॉ ने एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसके बाद हमने निकाला था इंड्यूस करंट E अपॉन आर करके। इसके बाद हमने पढ़ा था इंड्यूस चार्ज I इंटू डेल्टा टी करके। फिर एक इक्वेशन, जस्ट एक इक्वेशन जो क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन थी, EMF निकालना था, उसका हमने क्या किया, जस्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मोशनल EMF। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पिछली बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आया था। यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने ये कहा था, मोशनल EMF तो पूछा था, मोशनल EMF के साथ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें तब कितना EMF प्रोड्यूस होगा। अभी मोशनल EMF का मतलब होता है कि हम एक लीनियर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लीनियर मूवमेंट करा रहे हैं। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूवमेंट करा रहे हैं, लीनियर। जैसे मान लो सपोज एक हमने मैग्नेटिक फील्ड का शेप ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड का शेप U शेप में ले रहे हैं थोड़ा सा, और उसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। इसके अंदर हमने क्या लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना है, किसी भी एक लीनियर कंडक्टर को क्या कराना है, एक लीनियर कंडक्टर को हमें यहाँ पर उसके अंदर क्या कराना है बेटा, मोशन कराना है। क्या कराना है, मोशन। मोशनल EMF क्या होता है, मोशनल EMF होता है एक तरीके के आप बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने की वजह से जो EMF प्रोड्यूस हुआ उसे क्या बोलते हैं, मोशनल EMF। मतलब सिंपल सी बात समझे, ये एक कंडक्टर ही तो है, दिस इज अ कंडक्टर, और ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, सिंपल सी बात समझना, अगर ये कंडक्टर सपोज कंडक्टर अगर मोशन कर रहा है, मोशन इन
मैग्नेटिक फील्ड, तो साफ बताना, अगर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड या अगर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सर्किट में ईएमएफ नहीं होगा। तो बताओ, उसी को तो हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं कि इफ द कंडक्टर मूव्स इन अ magnetic field, if any of the conductor moves in a magnetic field, then EMF is generate। अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, और वो भी ये ध्यान रखना है लीनियर मोशन करे, ये नहीं कि रोटेट करे, तो रोटेट करेगा तब भी ईएमएफ होगा, लेकिन उसका फार्मूला अलग है। अभी हम किसी कंडक्टर को कैसे मोशन करा रहे हैं, लीनियर, और अगर लीनियर मोशन करा रहे हैं तो फिर वो मोशनल ईएमएफ है। इफ एनी ऑफ द कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड linearly, then there is a change in magnetic flux, and due to change in magnetic flux EMF is also produced in the circuit, and that EMF is known as motional EMF। इसको क्या बोलते हैं, मोशनल EMF। सपोज एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ को हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ वो मोशन कर रहा है तो इसकी हमने वो ले ली थिकनेस या ब्रेथ कितनी ले ली, x। अगर मान लो हमें ये समझना है, जैसे इसका नाम हमने ले लिया PQRS, तो ये कंडक्टर मोशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी v। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर जाएगा तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि क्या प्रोड्यूस होता है, बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर का कितना होगा प्रोड्यूस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालने की कोशिश करें तो आपको पता होना चाहिए दैट इज BA cos थीटा। अब इसका अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल देखा जाए तो वह एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप फ्लक्स देखें तो बेटा क्या होगा, ओनली BA होगा। अब एरिया ऑफ द कंडक्टर की बात की जाए, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, तो एरिया ऑफ द कंडक्टर की बात की जाए तो आपको पता है कि कंडक्टर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हो गई L, ब्रीथ हो गई इसकी x, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो एरिया की जगह L इंटू एक्स। क्या हम यहाँ ये रख सकते हैं, तो 5B इज इक्वल टू BLX हो गया। आपको क्या चाहिए, EMF। अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि EMF क्या होता है, EMF क्या होता है, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि फ्लक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हो तो देखो फ्लक्स ये है, इससे क्या लिख सकते हो आप बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया, टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो आपको पता है कि ये E क्या लिखते हैं यहाँ पर, d/dt ओवर फाई, तो d/dt। अब फाई b की वैल्यू बेटा कितनी लिखोगे यहाँ पर, BLX। अगर यहाँ से देखो तो आपको पता है B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ, X इज द ब्रेथ। तो अगर यहाँ से देखें तो ये BLX BL तो कॉमन हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या बेटा, केवल dx/dt। देखो dx/dt, अगर यहाँ से ये देखो तो ये dx/dt यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो dx/dt इज अ वेलोसिटी, यानी यहाँ पे हमने ये रख दिया। तो EMF बेटा क्या हो गया, BLV। यानी अगर इसको याद करने का फार्मूला एक लॉजिक पॉइंट देखें तो वो हो जाएगा E इज इक्वल टू बवाल। ठीक है, क्या फार्मूला बन गया, E इज इक्वल टू बवाल, यानी कितना इंड्यूज EMF किसी कंडक्टर का प्रोड्यूस हुआ जब वो मैग्नेटिक फील्ड में लीनियरली मोशन कर रहा था, तो बवाल। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, V इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। L क्या है यहाँ पर बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अभी हमने क्या कराया यहाँ पे, जस्ट बताओ, अभी जस्ट हमने इसका मोशन कराया है, ठीक है, और वो भी मोशन कैसे, लीनियर मोशन कराया है।
और अगर यही परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो भी हमें बता रहे हैं। तो इसका बस डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, बस क्या ध्यान रखना है, आपको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स में एरिया का रोल आता है, तो एरिया निकाल लो कंडक्टर का, एरिया निकाला तो लेंथ इंटू ब्रीथ कर दिया। अब जाके आपको पता है कि जब ईएमएफ होता है तो ईएमएफ निकालने के लिए हम फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन किया तो बी एल बाहर हो गया, डी एक्स ओवर डी टी आपको पता है कि वेलोसिटी होता है, आपने वैल्यू रख दी तो फार्मूला हमका क्या बन गया हमारा, बी वी एल, बी वी एल। ठीक है, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वेन अ कंडक्टर, देखो वेन अ कंडक्टर रोटेट थ्रो एट वन एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये आया था आपका 23-24 के सेशन में। ये वाईक्यू है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वेन अ कंडक्टर रोटेट थ्रो वन एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम देखें ज़रा तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, मान लो सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर का एक एंड हमें परपेंडिकुलर रख देना है। एक इस कंडक्टर का हमने मान लो बेटा ये इसका कंडक्टर का एक एंड मान लिया जो कैसा है, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ओके, इसकी लेंथ को हमने कितना मान लिया है, एल, और ये आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ रोटेट करेगा इसके चारों ओर, तो ये इसके चारों ओर यहाँ पर ऐसे रोटेट करेगा क्योंकि एक एंड फिक्स है और एक एंड अगर फिक्स होता है तो आपको पता है रोटेशन ही होगा उसका, होगा कि नहीं। एक एंड अगर फिक्स होता है तो एक एंड इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है। इस कंडक्टर की लेंथ को हमने कितना लेट कर लिया है, एल लेट कर लिया है। कितनी वेलोसिटी से इसमें रोटेट कर रहा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, ईएमएफ। क्या निकालना है बेटा, ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले ईएमएफ निकालने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स इज इक्वल टू, अभी आपने जस्ट पढ़ा, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर केवल क्या होगा, बी। और आपको ये भी पता है कि आपको इंड्यूज ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूज ईएमएफ आपको निकालना है तो E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बी ओवर डी टी, डी फाई बी ओवर डी टी। यानी अगर यहाँ पर आप वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले मान लो आप एरिया निकालना है इस कंडक्टर का, इस कंडक्टर का एरिया जो कि इसमें क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, यानी जो कि इसमें रोटेट कर रहा है। तो अगर इसका एरिया निकालने की कोशिश करो तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन लेंथ हमने मानी एल, तो यहाँ हो जाएगी बेटा पाई एल स्क्वायर, यही होगा पाई आर स्क्वायर या फिर पाई एल स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया की जगह आप ये रख दो तो आप ये कर सकते हो डी ओवर डी टी और बी, और इसकी जगह आप रख सकते हैं पाई एल स्क्वायर, ये है टी। यहाँ से तो आपको पता है सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, बी पाई एल स्क्वायर और डी टी का यहाँ पर टी। टी यहाँ पर क्या है बेटा, बताओ, टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड, यानी इसको रोटेट करने में कितना टाइम लगा, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला क्या होता है बताओ, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालना चाहो तो एक चक्कर लग गया पूरा, एक चक्कर लगाने के लिए 360 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल की 2 पाई केवल, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगा लिया। तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का तो होता है, यानी पूरा कवर करने के लिए उसने 2 पाई ही तो किया, पूरा कितना घूमा, 2 पाई। क्योंकि अगर आप क्वाड्रेंट पढ़ते हो तो आपको पता है ना, ये 0, ये पाई बाई 2, फिर ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और फिर ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये फिर हो जाता है 2 पाई। यही होता है कि अगर ये मान लो 0 है तो ये फिर पाई बाई 2, ये पाई, यानी ये 0, ये 90, ये 180, ये फिर कितना 270, ये फिर कितना 360, यानी 360। तो 360 का मतलब कितना होता है 2 पाई, तो हमने क्या लिखा 2 पाई। अब इस 2 पाई को कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी यूज करेगी, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा। अगर हम इसको यहाँ रखें तो देखो बेटा क्या आएगा, यानी E इज इक्वल टू
बी पाई एल स्क्वायर और टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा ऊपर जाएगा, ओमेगा ऊपर गया तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब बताओ बेटा यहाँ 1/2 बचा, यहाँ बी या ओमेगा एल स्क्वायर। अगर आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में एक एंड पर रोटेट कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो फार्मूला होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये दोनों याद रखना, ये दोनों याद रखेंगे कि अगर लीनियर मोशन हो रहा है, अगर लीनियर मोशन हो रहा है उसका, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, बवाल, यानी BVL। और अगर वो चीज़ उसके अंदर रोटेट कर रही है तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो ध्यान, चीज़ें बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स के बाद एरिया निकाल देना है, फ्लक्स के बाद एरिया, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपके पास फ्लक्स आ गया तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है, सॉरी, अगर आपके पास फ्लक्स आ गया और आपको ईएमएफ चाहिए तो ईएमएफ क्या करता है, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन। यानी अगर आपको ईएमएफ चाहिए किसी भी सर्किट का तो आप जस्ट फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। PYQ अगर देखोगे तो PYQ में अगर 23-24 का देखो तो ये PYQ आपको दिखेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। जबकि अगर मोशनल वाला ईएमएफ है, और मोशनल ईएमएफ भी पूछा गया है, मोशनल ईएमएफ भी अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो मोशनल ईएमएफ भी पूछा गया है कि वो भी फार्मूला आपका क्या है, BVL। इससे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं दोनों से। ये रोटेट वाले के केस में आ जाएगा और ये लीनियर मोशन के केस में आ जाएगा। क्लियर हुए दोनों, मोशनल ईएमएफ और ये अगर इसको बोले इस तरीके के, जब रोटेट कर रही है तो ईएमएफ कितना होगा। क्लियर। तो लेंज लॉ हमने पढ़ा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या बताया था, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। इसके बाद हमने पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ, एक पढ़ा फैराडे और एक पढ़ा लेंज लॉ। फैराडे ने ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, लेंज लॉ ने क्या बताया, उसके डायरेक्शन के बारे में बताया। इसके बाद हमने लेंज लॉ और फैराडे लॉ के बारे में पढ़ा। तो फैराडे लॉ को जो हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया तो उसका ईएमएफ मिल गया हमको। अब ईएमएफ क्या मिला हमें, E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। फिर उसके बाद हमको क्या मिला, इंड्यूज करंट। फिर उसके बाद हमको क्या मिला, इंड्यूज चार्ज। क्या मिला हमको, इंड्यूज चार्ज। फिर आपके 2 कॉन्सेप्ट आपके आ गए, एक होगा मोशनल ईएमएफ और एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया इसको आप रोटेशनल ईएमएफ भी कह सकते हो। जैसे वो मोशनल ईएमएफ तो ये रोटेशनल, क्यों, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, वो केवल क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। तो ये रोटेशनल ईएमएफ और वो हो जाएगा आपका मोशनल ईएमएफ। क्लियर हो गया बेटा, ओके। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस अगर आप पिछली साल का पेपर उठा के देखोगे वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस और राइट द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। 1.5 नंबर का क्वेश्चन था। एक नंबर का था कि इसको डिफाइन करना था और एक था आपका उसका SI यूनिट लिखने का। एक क्या था उसका, SI यूनिट लिखने का। मतलब इतना इजी कॉन्सेप्ट था। तो क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ से ही समझ में आ रहा है कि अपने आप में, अपने आप में क्या, कि जैसे आपने अपने आप में ही कोई चेंज लाया और उस चेंज की वजह से आप में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई तो वो अपने आप में ही हुई, अपने आप में ही अगर हुई चीज़ें और अपने आप में ही आपने चेंज किया था तो वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि अगर आपने किसी सर्किट में करंट को चेंज किया, करंट को चेंज करने का मतलब या तो करंट को आप इंक्रीज करोगे या तो करंट को आप डिक्रीज करोगे, 2 ही चीज़ें कर सकते हो, करंट को इंक्रीज या फिर करंट को डिक्रीज। जैसे ये मान लो सपोज बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, अब इस बैटरी से करंट जाएगा यहाँ पर, तो उस करंट को या तो आप बढ़ा सकते हो या फिर आप कम कर सकते हो। तो बढ़ाना और कम करना ही तो चेंज है। अगर आपने एक मतलब ये मान लो एक कॉइल है और इस कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज किया, जो बैटरी लगाई या फिर AC सोर्स लगा दिया, कुछ भी आपने लगाया, तो इसकी वजह से चेंज होने की वजह से इसी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज नॉन एज इंड्यूस करंट
एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझे कि व्हेन यू चेंज अ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे बेटा डिफाइन करोगे, व्हेन यू चेंज इन प्राइमरी कॉइल, ठीक, देन देयर इज अ प्रोड्यूस ऑफ करंट, प्रोड्यूस ऑफ करंट, कौन से करंट, इंड्यूस करंट इन प्राइमरी कॉइल। देखो अगर हमने प्राइमरी कॉइल में ही चेंज किया है तो प्राइमरी ही कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है कि अगर हमने प्राइमरी कॉइल में ही करंट को चेंज किया, जैसे मान लो ये बैटरी है, इस बैटरी से ये करंट जा रहा है, ये ध्यान समझो, ये करंट जा रहा है, ये जा रहा है करंट सर्किट में, ठीक है। अब हम करंट को यहाँ पर बैटरी से करंट को हम क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज से हम क्या कर सकते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, यही दोनों चीज़ें कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो चेंजिंग करंट है, उस चेंजिंग करंट की वजह से एक करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ। देखो जैसे ही चेंजिंग करंट इन कॉइल से पास हुआ, ये जो कॉइल है, ये कॉइल है हेलिक्स के फॉर्म में, जैसे ही चेंजिंग करंट इन कॉइल से निकला, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर ली। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो दिख रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ जनरेट हो जाएं वहाँ क्या हो जाता है, चेंज इन फ्लक्स। क्या हो जाता है, चेंज इन फ्लक्स। और जहाँ फ्लक्स जनरेट हो गया वहाँ क्या हो जाता है, ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज है, जैसे स्विच ऑफ है, देखो पूरी तरीके से क्लोज है, और अगर सर्किट क्लोज है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कौन सा करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। और आपको पता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है वो उसी ही डायरेक्शन का अपोज करता है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी किसकी बेटा, इंड्यूस करंट। और ये जो करंट है वो चेंजिंग करंट है। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा करंट है, चेंजिंग करंट है, और इसकी वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बन रहा है वो कौन सा है, इंड्यूस करंट। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ करंट, चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल, देन देयर इज अ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द सेम कॉइल, जिस कॉइल में करंट का चेंज हुआ था उसी कॉइल में ही इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ऐसा कौन कहता है, सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा कौन कहता है, सेल्फ इंडक्टेंस। कौन कहता है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, एल से। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, अगर इसका एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट इसका हो जाता है बेटा हेनरी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एच से। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। अब यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर एक पॉइंट निकालने की कोशिश करें, और वो पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये समझना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अगर मान लो हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको अब सेल्फ इंडक्शन पता चल गया कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में क्या करोगे, इफ़ यू चेंज इन अ प्राइमरी कॉइल, इफ़ यू चेंज इन अ प्राइमरी कॉइल, और चेंज करेंगे किसका बताओ, इफ़ यू चेंज इन करंट, इफ़ यू चेंज इन current in a primary coil, then there is a production of कौन सा करंट, इंड्यूस करंट इन अ प्राइमरी कॉइल्स, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग बेटा देखा जाए तो आप ये बताओ नहीं कह सकते हैं कि जो फ्लक्स जनरेट हुआ इसमें, देखो जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, करंट की वजह से। बताओ यही हुआ, ये लिख सकते हैं हम कि फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है ना, कि अगर करंट का चेंज बढ़ेगा तो फ्लक्स का चेंज भी होगा। आपके दिमाग में आ रहा कि सब चेंज लगाओ तो चेंज यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या लिखा, फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू आई।
5 इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये बात क्लियर हुई। ये क्यों क्लियर, आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर सर्किट में करंट चेंज ना करते तो क्या फ्लक्स जनरेट होता, नहीं जनरेट होता। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटा दो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा दैट इज एल, और इस एल को ही बेटा हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अगर मान लो कि इफ द नंबर ऑफ टर्न, सपोज नंबर ऑफ टर्न की बात कर दी जाए, नंबर ऑफ टर्न की बात कर दी जाए, तो नंबर ऑफ टर्न के लिए यहाँ पर क्या करोगे आप, एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई। तो बताओ अगर एल निकालने की कोशिश करो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एन फाई बी अपॉन आई। इस चैप्टर में इन दोनों चीज़ों से, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस से आपका आना है, हर साल आता है और इससे आएगा, ठीक है। तो L अगर यहाँ से हमने पहले तो डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप एक कॉइल लेंगे, उसमें करंट को चेंज करते हुए दिखाएंगे और उसी में ही इंड्यूस करंट जनरेट कर देंगे। फिर आप ये भी दिखाएंगे, क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछ दिया जाता है तो आप 5 इज प्रोपोर्शनल टू आई करके ये कर सकते हैं। एक यहीं पर रिलेशन पूछी जाती है और वो रिलेशन होती है द रिलेशन बिटवीन EMF एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। उस रिलेशन को देखो, अगर एक रिलेशन है यहीं पर और वो रिलेशन है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन EMF एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। EMF का मतलब क्या हो गया कि ये कह रहे हैं E और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब L। E और L के बीच में हमको क्या बताता है, रिलेशन बताना है, ठीक है। वी नो डैट, अभी जस्ट हमने पढ़ा है फैराडे का लॉ। वी नो डैट क्या होता है फैराडे का लॉ, जस्ट अभी आपने बेटा पढ़ा N डी फाई बी ओवर डी टी, यही तो पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी, ठीक है। और जब हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे हम, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम निकाल रहे थे तो आपको बेटा पता होना चाहिए, जस्ट मैंने पढ़ा था 5 इज प्रोपोर्शनल टू आई इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते थे तो एन 5 इज इक्वल टू एल आई हो जाता था। यही पढ़ा था, जस्ट पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसी में रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो E इज इक्वल टू एन को हमने थोड़ा सा D के अंदर कर दिया तो ये हो गया एन फाई बी और ये हो गया बेटा डी टी। तो देखो एन फाई बी की वैल्यू कितनी है, एल आई है, ये रख दें यहाँ पर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D ओवर डी टी, और यहाँ पर हमने क्या रखा, एल आई। एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल डी आई ओवर डी टी। ये हो गया इंड्यूस EMF और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में रिलेशंस, ठीक है। अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ही आपको निकालना है तो आप L इज इक्वल टू माइनस ई डी टी ओवर डी आई, डी टी ओवर डी आई, ये हो जाएगा। अब अभी आपने इसका SI यूनिट पढ़ा था SI यूनिट आपने पढ़ा था हेनरी, लेकिन अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक यूनिट और इसका निकालें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक यूनिट और निकल के आएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है E इज इक्वल टू डी टी ओवर डी आई, और आपको पता है कि EMF का तो वोल्ट होता है, टाइम का होता है सेकेंड, करंट का होता है एम्पियर। तो क्या आप वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहीं पर अगर मान लो आपसे इससे डायमेंशनल फार्मूला पूछ दिया जाए, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछ दिया जाता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो फिर आ जाएगा, ठीक है, नहीं है तो फिर तो आप जानते हो कैसा पैटर्न होता है पेपर का। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप निकालना चाहते हो किसका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का, तो आप यहाँ सर आपको पता है कि EMF इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल, और पोटेंशियल का यूनिट जो होता है वो कितना होता है, बोलो। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो मैंने आपको याद कराया था 231, रेजिस्टेंस का यूनिट 232, ऐसे कुछ याद रखो जो याद हो जाएं,
ठीक है, 231, किसी का 232, ठीक है। जैसे मान लो EMF का 231 है, तो हम यहाँ कैसे लिखते बेटा, ML2T-3A-1, 231 हुआ। अब टाइम का कितना T, और फिर करंट है नीचे, तो कितना हो जाएगा A, रखो यहाँ पर। तो देखो बेटा क्या होगा, ML² देखो T-2 और A-2, तो 222। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो सेल्फ इंडक्टेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या बताया मैंने, बताओ। सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने क्या बताया कि अगर आप किसी भी कॉइल में करंट को चेंज करोगे तो उसी ही कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसमें सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के बाद हमने एक रिलेशन पढ़ी, और वो रिलेशन किसके बीच थी बेटा, EMF और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बीच, ठीक है। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है, और वो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, जस्ट रिलेटेड यही होगा। और वो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई चीज़ लेके आए, आप अपने घर पे कोई कार लेके आए या फिर कोई आईफोन लेके आए सपोज, तो जब आप ऐसी चीज़ें लेके आते हो तो आपके पड़ोसी को जलन होती है, जबकि पैसा खर्च आपने किया है और जलन हो रही है उस पड़ोसी को। तो उसी टाइप का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है कि अगर आप प्राइमरी में चेंज करोगे तो सिर्फ सेकेंडरी में जाके इंड्यूस होगा। जैसे आपका पड़ोसी, आप खर्च करके लाए, आईफोन लेके आए, आईफोन की रिंगट्यून, भले ही आपने वीवो के फ़ोन में आईफोन की रिंगट्यून लगा दी, और अगर बच गया उसके सामने कवर अवर आईफोन का डला लिया तो फिर उसकी सुलग जानी है, ठीक है। तो उसी तरीके का म्यूचुअल इंडक्टेंस है कि अगर आपने प्राइमरी में चेंज किया है तो फिर सेकेंडरी में जाके क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे AC सोर्स, ये सप्लाई हमने दे दी यहाँ पर, और जब सप्लाई दी तो आपको पता है कि यहाँ से हम चेंजिंग करंट करेंगे, करंट को चेंज करेंगे। और आपको मैंने बताया ही कि अगर करंट को चेंज करोगे तो या फिर इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज और डिक्रीज, और ये सब होगा किसमें, प्राइमरी कॉइल में। किसमें होगा, प्राइमरी कॉइल में। लेकिन बताओ, अगर चेंज इन करंट प्राइमरी में हुआ तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कहाँ होगा, सेकेंडरी में। यही चीज़ समझना है कि प्राइमरी कॉइल में आपने करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो प्राइमरी में बनी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने फ्लक्स कहाँ जनरेट किया, सेकेंडरी में। क्लियर, मतलब अब ये कह सकते हो कि व्हेन यू चेंज इन अ प्राइमरी कॉइल, व्हेन यू चेंज अ करंट इन अ, अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, व्हेन यू चेंज इन अ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल, देन देयर इज अ produce of induced current in a secondary coil, that process is known as mutual inductance। और आप इसी पे बेस्ड आपका ट्रांसफार्मर भी है। ट्रांसफार्मर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आप इसके बारे में सिंपल सा बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्यों, आपको पता है कि जो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर में, सपोज आपको जो आपके आसपास जो ट्रांसफार्मर रखा है उस पर 11,000 लाइन आ रही है, और फिर उस 11,000 को वो 220 में बांट रहा है। तो बताओ, चेंज ही तो कर रहा है, यानी आया प्राइमरी पे उस पर कितना, 11,000, सेकेंडरी में उसने डिवाइड कितना किया, 220, यानी कि हर घर में 220 वोल्टेज ही तो जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट और 220 वोल्टेज जा रहा है। तो वही तो चेंज है, यानी कि वहाँ पर भी तो 2 कॉइल हैं, प्राइमरी में कुछ और आया, उसने चेंज करके फिर आपको दिया कितना, 220 दिया। तो उसी पे आप ये भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसमें क्या है जरा देखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हमने देखा यहाँ पर, सबसे पहले हम वही निकाल रहे हैं यहाँ पर भी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी MI, ठीक है। आपको ये पता है कि जो फाई B है वो किस में प्रोड्यूस हुआ, बताओ जरा, सेकेंडरी में। जो करंट को आपने चेंज किया वो किस में है, प्राइमरी में।
ये बात क्लियर हो रही, यही समझ जाना बस। अगर आप फ्लक्स को आप देख रहे हो तो फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा, करंट यहाँ चेंज कर रहे हो आप, करंट यहाँ जनरेट कर रहे हो, फ्लक्स तो यहाँ चेंज हो रहा है। तो phi b2 इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो ये भी तो दूसरे में होंगी, n2 phi b2 प्रोपोर्शनल I। अगर इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो बेटा आप बताओ यहाँ क्या होगा, n2 phi b2 इज इक्वल टू mi1, यही होगा। और इस m को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से अगर आप m निकालना चाहो तो क्या बनेगा बेटा, n2 phi b2 अपॉन i1, n2 phi b2 अपॉन i1। SI यूनिट फिर से अगर इसका आप निकालोगे तो SI यूनिट, क्योंकि ये भी एक टाइप का इंडक्टेंस है, तो SI यूनिट इसका भी हेनरी रहेगा। SI यूनिट क्या रहेगा, हेनरी रहेगा। अब एक जो आपका पता है कि जैसे अभी आपने रिलेशन निकाली थी EMF के बीच में, किसके बीच में, EMF के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस